बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं फोर कॉर्नर्स विद तारर। मैं हूं शाज़िया नैयर, मेरे साथ साजिद तारर साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम साजिद साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच। साजिद साहब, आपके तो वहाँ पे सियासी गर्मा गर्मी बिल्कुल पाकिस्तान जैसी होती जा रही है। हम देख रहे हैं कि साबिक सदर के साथ वहाँ पर जो वहाँ पे उनकी पेशियां हैं वो और उनकी गिरफ्तारी के हवाले से हम आज के प्रोग्राम में ज़रूर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करूंगी पाकिस्तान में आइन की गोल्डन जुबली की तकरीब हुई, जिसमें कौमी असम्बली में, और जहाँ पर ख़ास तौर पर जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने भी वहाँ पर शिरकत की कौमी असम्बली में। मैं चाहूंगी इसके ऊपर आप थोड़ी सी रोशनी डालिएगा, और साथ में पाकिस्तानी सियासत के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे। शाज़िया, आज वाकया तो बहुत बड़ा है जो गोल्डन जुबली है कॉन्स्टिट्यूशन की, लेकिन दुख के साथ कहूंगा पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ है। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन की कोई रिस्पेक्ट है, अगर मेरे ख्याल में तो नहीं है। लेकिन ये कि मैं आज उसके बारे में बात ये करना चाहूंगा कि 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किन हालात में पास हुआ, हमने उसके साथ क्या किया, आज हम कहाँ खड़े हैं। सबसे पहले तो वो टाइम देखें 1973। अभी आप पाकिस्तान के दो टुकड़े ही हुए थे 1971 में। कौम जो थी वो सीरियसली डिमोरलाइज थी, 90,000 जंगी कैदी, और इसके बाद कौम डिमोरलाइज थी। भुट्टो साहब ने, आज मैं ये जरूर कहूंगा कि इसका क्रेडिट भुट्टो साहब को जाता था। बाहर के पढ़े लिखे थे, वेरी इंटेलिजेंट जेंटलमैन, सियासत में गलतियां की जिसकी वजह से फिर वो उनको फांसी दे दी गई। लेकिन यहाँ पे मैं ये जरूर कहूंगा कि आप ये देखें, जिसने पहला कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है वही आपने उसको फांसी दी कुछ सालों के बाद। मैं यहाँ जरूर बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ 4 दफा खिलवाड़ किया गया, पांचवा अभी शायद ये अभी लोगों की मुख्तलिफ ओपिनियन है। ये 90 डेज के अंदर इलेक्शन कराना जो है ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल है, क्राइसिस है। कुछ कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसकी गुंजाइश मौजूद है कि इसको डिले किया जा सकता है, लेकिन अल्टीमेटली ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर होना चाहिए। अब मैं ये कहना चाहूंगा कि सबसे पहले इसके साथ जो हाथ किया था वो ज़ियाउल हक साहब ने किया था। आज ज़ियाउल हक के जो वारसीन है वो पीटीआई का हिस्सा है। उसके बाद दूसरा हाथ इसके साथ परवेज मुशर्रफ साहब ने 2 दफा इसके साथ हाथ किया कॉन्स्टिट्यूशन के साथ। तीसरी दफा, तो 2 दफा तो आमरीयत ने इसके साथ हाथ किया, लेकिन तीसरी दफा कासिम सूरी साहब ने इसके साथ हाथ किया। वो सियासतदान तो नहीं थे, लेकिन अपने जो पार्टी का वो एक हुक्म जो था वो बजा ला रहे थे। लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कई दफा तरामीम की गई, अपनी मर्जी के लिए की वजह से इसको तोड़ा मरोड़ा गया। मैं यहाँ पे ये जरूर बताना चाहूंगा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। वो एक बुक ऑफ लॉ होती है जिसके जरिए आप पूरी स्टेट, जो कि एक आपका एक हुकूमती मशीनरी इसके जरिए ऑपरेट होती है। बल्कि अदलिया, अगर मैं आज इसको आप बड़ी खूबसूरती के साथ मैं देखना चाहूंगा, अगर आप देखें जियोग्राफिक बिल्डिंग्स, आपकी नेशनल असेंबली की दीवार भी मिलती है सुप्रीम कोर्ट के साथ, सुप्रीम कोर्ट की दीवार मिलती है साथ ही प्रेसिडेंसी के साथ। तो लेकिन अगर देखा जाए तो ये इनका इकट्ठा चलना बहुत जरूरी है एक सिविलाइज सोसाइटी के। आज काजी फायज ईसा साहब वहां पे आए, उन्होंने तकरीर की। 2 तकारीर जो है आज इस तकरीब के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट थी। एक आसम जरदारी साहब की तकरीर, और साथ ही काजी फायज ईसा साहब की तकरीर। काजी ईसा साहब ने फरमाया कि मैं आपका नेबर हूँ, अल्टीमेटली नेबर 14 साल से नेबर तो है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की दीवार लगती है आपकी कौमी असम्बली की बिल्डिंग के साथ। उन्होंने कहा, अब देखा जाए कि इसको मुख्तलिफ तनाजर से देखा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट के जज जो कि अगले चीफ जस्टिस बनने वाले हैं उनको वहां नहीं बैठना चाहिए था। उन्होंने अपनी तकरीर के अंदर उसकी इस्लाह भी करने की कोशिश की कि मुझे बताया गया था कि यहाँ पे गैर सियासी बातें होंगी, लेकिन सियासी बातें हुई जिनके साथ मैं एग्री नहीं कर रहा। काफी हद तक उन्होंने उसको कवर करने की कोशिश की। देखा जाए तो उनके वालिद साहब का, उनकी फैमिली का पाकिस्तान की जो आज़ादी पाकिस्तान की तहरीक के अंदर बड़ा नाम है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आज मैं एक पाकिस्तान के हवाले से एक मैं पिछले दिनों एक फाउंडिंग फादर, जिनका नाम मैं बड़े दुख के अफसोस के साथ कहूंगा, पाकिस्तान के 96 लोगों को पाकिस्तान के फाउंडिंग फादर कहा जाता है। उनमें एक फाउंडिंग फादर जो थे जिनका नाम जोगिंद्रा नाथ मंडल था। वो दलित थे, बंगाल से। पाकिस्तान के सबसे पहले लॉ मिनिस्टर थे और लेबर मिनिस्टर भी थे, पहली कैबिनेट में थे 1947 में।
लेकिन उनको 1950 में पाकिस्तान को छोड़ के भारत जाना पड़ गया। अब ये अंदाजा लगाएं कि 1947 में जो एक लॉ मिनिस्टर है, पाकिस्तान का पहला लॉ मिनिस्टर है, लेबर का पोर्टफोलियो भी उसके पास है, उसने जाती दफा अपने इस्तीफे के अंदर लिखा कि यहाँ पे गैर मुसलमान लोगों के साथ क्या किस किस्म का जुल्म किया जाता है। उन्होंने अपने इस्तीफे के लेटर के अंदर लिखा। उसके बाद वो भारत चले गए और वहां जाके फिर वो अपने नॉन मुस्लिम जो ईस्ट बंगाल से मुराद है बांग्लादेश से, आज के बांग्लादेश से जो लोग हिजरत करके हिंदू आ रहे थे हिंदुस्तान में, उन्होंने अपनी बाकी जिंदगी में उनको डिवोट किया उनके हकूक के लिए और उनकी बेहतर जिंदगी के लिए। लेकिन मैं ये आज कहूंगा कि आज मैं जब पाकिस्तान की हिस्ट्री को पढ़ रहा था तो कभी भी आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। जोगिंद्र नाथ मंडल पहले लॉ मिनिस्टर, खुद वकील थे, पहले लॉ मिनिस्टर और लेबर मिनिस्टर, जिन्होंने ना सिर्फ जो पहले लॉ मिनिस्टर थे, पाकिस्तान की आजादी की मूवमेंट में उनका बड़ा रोल। मैं उनको लाजमी आज खराज तहसीन पेश करना चाहूंगा उनको कि उनकी खिदमत थी पाकिस्तान के लिए। लेकिन साथ ही ये मेरा क्वेश्चन होगा 22 करोड़ लोगों से, क्या आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कभी आप सोचते हैं? कभी आपको पता है कि पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? वो जो एक बुक है जिसके जरिए पाकिस्तान चलाया जा रहा है, उसमें आपके हकूक क्या है? मैं समझता हूं कि चाहे आप डॉक्टर हैं, चाहे इंजीनियर हैं, चाहे आप वकील जो है, क्योंकि मैं खुद लॉ स्कूल में गया, उनको तो खैर इस पार्ट ऑफ देयर उनका कोर्स का ये हिस्सा है कि उनको कॉन्स्टिट्यूशन लॉ पढ़ना पड़ता है और पढ़ना चाहिए भी। लेकिन मैं समझता हूं कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता होना चाहिए। मैं एक यहाँ पे मैं क्योंकि अमेरिका में जब मैं लॉ स्कूल के अंदर गया तो मैं अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत छोटा है। बल्कि मुझे अभी याद है अमेरिका के लॉ स्कूल जब यहाँ मैं गया तो पहले दिन जो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाने वाले प्रोफेसर थे उन्होंने हमें छोटी छोटी सी पॉकेट साइज किस्म की बुक्स दी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। साथ ही उन्होंने एक नया कानून जो है वो बना दिया उन्होंने अपने क्लास का। उन्होंने कहा कि ये जब मेरी क्लास में आओ तो ये बुक आपकी जेब में होनी चाहिए, और जो स्टूडेंट मैं रैंडमली चेक करूंगा जिसकी जेब में से ये चीज बरामद ना हुई, मैं उसको एब्सेंट मार्क करूं। और हमारे लॉ प्रोफेसर्स के पास सबसे बड़ा टूल ये होता था हमें पनिश करने के लिए कि वो हमारी गैर हाजिरी लगा देता था अपनी क्लास में, चाहे हम सामने बैठे हों, और हमें सिर्फ 5 गैर हाजिरियां पूरे सेमेस्टर में अलाउ होती थी। अगर छठी हो जाए तो आप ऑटोमेटिकली आप क्लास से विड्रॉ हो जाते थे, आप इम्तिहान में नहीं बैठ सकते थे और उस सब्जेक्ट में आपको फेल समझा जाता था। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन इतनी एक रिस्पेक्टेबल चीज होती है। तो मेरी ये ख्वाहिश होगी कि पाकिस्तान का हर फर्द जो है या इस खिताब को खरीदे या फिर ऑनलाइन जाके इसको डाउनलोड करके जाने कि उसके क्या राइट्स हैं, क्या अख्तियार हैं, उसने किस तरीके से पाकिस्तान में रहना है एज ए पाकिस्तानी शहरी। एक तो मैं दुख के साथ ये कहता हूँ कि हम पाकिस्तानी ज्यादातर पाकिस्तानी नहीं है, बिलखसूस रूलिंग एलीट, वो उनके जिस्म तो पाकिस्तानी है लेकिन दिमाग और जो दिल है वो सारे ब्रिटिश और अमेरिकन हैं और इस तरह के हैं, क्योंकि उनकी जायदादें वहां हैं, उनके बच्चे वहां हैं, वो सिर्फ लूटने आते हैं, लूट के चले जाते हैं। उनको पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या हासिल? लेकिन पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन मैं समझता हूँ एक मुकद्दस किताब है हर पाकिस्तानी के लिए, कुरान के बाद मेरे ख्याल में, मेरी नजर। तो आज बड़ा अच्छा था, जरदारी साहब ने बड़ी अच्छी तकरीर की उन्होंने, और मुझे उसमें सबसे ज्यादा जो चीज पसंद आई कि उनकी अपनी आइसोलेशन के अंदर आज तक मैं समझता हूँ जरदारी साहब के ऊपर बड़े इल्जामात हैं, बड़े इल्काबात हैं, बड़ी चीजें हैं। वो केसेस तो कोई जज ही उनका फैसला कर सकता है, लेकिन उनकी जमहूरियत के लिए कुर्बानियां मौजूद हैं, इसमें कोई शक नहीं। Sajid sir, what is your opinion about the inflation situation in Pakistan and how we can tackle this serious issue? देखिए, मैं सबसे पहले तो बताना चाहूंगा कि अगले दिन आपको एशियन डेवलपमेंट बैंक ने साउथ एशिया के बारे में एक रिपोर्ट पेश की। उस रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने जिन कंट्रीज के अंदर साउथ एशियन जो कंट्रीज है 8 ममालिक है तकरीबन, उनका इन्फ्लेशन के हालात बताए। मैं दुख के साथ ये रिपोर्ट करूंगा आपको, उन सब के सबसे पहला नंबर पाकिस्तान है और वो मैं आगे चलना चाहता हूँ। एक कंट्री हाई रेट, एक कंट्री बैंकरप्ट हो चुका है, श्रीलंका दिवालिया हो चुका है।
पाकिस्तान का इन्फ्लेशन रेट हालांकि बहुत ज्यादा है, लेकिन उन्होंने रिपोर्ट किया 27.5%, एशियन डेवलपमेंट बैंक। श्रीलंका जो कि बैंकरप्ट हो चुका है, वहां इन्फ्लेशन रेट 24.4%। एक ऐसा मुल्क जो कि अभी तक वहां के शहरी आपके पाकिस्तान में मजदूरी करने आते हैं, ऐसा मुल्क है जहां का कोई सड़क और ब्रिज जो है वो इस वक्त वो टूटे फूटे पड़े हैं। वहां भी इन्फ्लेशन, अफगानिस्तान की बात कर रहा हूं, वहां भी इन्फ्लेशन रेट 13.8%। भारत जिसकी आबादी इतनी ज्यादा है, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत समझी जाती है, और जहां मैं साथ ये भी कोट करना चाहूंगा कि 1984-85 में जब मैं पंजाब यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था, तो उस वक्त मेरे दोस्त भारत जाते थे सैर करने, घूमने या कारोबार के सिलसिले में। तो मुझे अभी याद है कि पाकिस्तान के 1 रुपए के उनके 2 रुपए मिलते थे। आज वहां भी इन्फ्लेशन रेट 5%। मेरी ये हम्बल रिक्वेस्ट है पाकिस्तान की रूलिंग एलीट से कि खुदारा करप्शन के बारे में कुछ करें, और बजाय अमेरिका, चाइना और सऊदी अरेबिया के पीछे पांव पड़ने जाते हैं, भीख मांगते हैं, आप ये अपने जो आपके जो प्यारे प्यारे जो हैं बड़े बड़े पीएचडीज आपके जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, इनको तालिबान इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स में भेजें, वहां से कोर्स कर रहे हैं। जो स्कूल गए ही नहीं, वो भी आपसे अच्छा पाकिस्तान चला रहे हैं। सबसे बड़ी वजह आपकी ये सारी चीजें जो है आप मिसमैनेज, पुअरली मैनेज हो चुके हैं, क्योंकि करप्शन जो है वो पीक पर है, पीक। और आप, मैं बता रहा हूं कि आपको जो रूल करने वाले, आपके कानून बनाने वाले, आपकी जितनी इस वक्त जो रूलिंग एलीट है, जिसके अंदर सब शामिल है, मैं किसी एक को ब्लेम नहीं, एस्टैब्लिशमेंट, अदलिया, ब्यूरोक्रेसी, सियासतदान, इनमें से किसी का बच्चा जो है वो पाकिस्तान में, इनकी बीवियां बच्चे यहाँ नहीं, वो सारे के सारे बाहर बैठे हैं। ये पाकिस्तानी ही नहीं है, ये जिस्म के साथ यहां बैठे हैं, ये लूटने आते हैं, लूट के दुबई और लंदन चले जाते हैं। मैंने बल्कि अगले दिन मिसाल दी एक मिनट के लिए ये सोचें करप्शन के हालात। अगर आप एक मिनट के लिए देखें, आप एसएसपी हो, डीआईजी हो, सेक्रेटरी हो किसी डिपार्टमेंट के, या आप, मेरा मकसद आर्मी में हो, आप सियासतदान हो, आपके 2 बच्चे लंदन पढ़ रहे हो, 2 बच्चे अमेरिका पढ़ रहे हो, एज एन इंटरनेशनल ट्यूशन फीस दे रहे हो, एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, क्योंकि वो डबल होती है प्राइस। आपको साल का $1.5 उनकी ट्यूशन फीसों का भेजना हो, तो आप कितना जुल्म करेंगे पाकिस्तान के? वही जुल्म हो रहा है। उनको लोग नजर, रोते हुए लोग नजर नहीं आते, लोगों की शक्ल में उनको डॉलर और पाउंड नजर आते हैं, फिर खुल के उनके ऊपर जुल्म करते हैं, क्योंकि यहाँ पे खर्चे ही बहुत है, इन्फ्लेशन तो यहां भी बहुत है डॉलरों पाउंडों में। फिर जरा देखें कि किस तरह ये डिप्टी कमिश्नर, या दूसरे ये परमिट देने वाले, ये ठेकेदार, ये वापडा वाले, ये हाईवे वाले, ये किस तरह लूटते हो, प्रोजेक्ट्स में से किस तरह डील करते हैं जो पाकिस्तान से। वो पंजाबी के अंदर छेल कर आता है पाकिस्तान, और 76 साल से। आप, मुझे आज किसी ने क्वेश्चन किया, मैं किसी टीवी चैनल पर था, उसने कहा ताड़ साहब आपका जो ये अभी आर्मी ऑपरेशन शुरू करने वाले, इसके बारे में क्या क्या? और मैंने कहा ये आर्मी का ऑपरेशन तो एक हो रहा है, आपको तो ओपन हार्ट सर्जरी की जरूरत है, आपको तो गुर्दों के ऑपरेशन की भी जरूरत है, आपके तो फेफड़ों के भी ऑपरेशन की जरूरत है, क्योंकि आपकी करप्शन जो है वो इस तरह लग चुकी है जिस तरह कैंसर है। उसका ऑपरेशन कौन करेगा ऑपरेशन? दहशतगर्दी के खिलाफ तो आर्मी कर लेगी। मैं कहता हूं जिस तरह हमारे अमीरुल मोमिनीन सही फरमाते थे, वो कहते थे मैं करप्शन को और मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए भी आईएसआई को इस्तेमाल करूंगा। मेरे ख्याल में तो आइडिया उनका बुरा नहीं था। पाकिस्तान की सबसे बड़ी ताकतवर एजेंसी तो वही है, और तो वाकई आपकी करप्शन जो है वो ताकतवर एजेंसी बंद कर सकती है तो वो भी पाकिस्तानी, वो जर्मन तो नहीं है। लेकिन सोचते क्यों नहीं कि दहशतगर्दी तो एक एलिमेंट है ना जिसने पाकिस्तान को तरक्की से रोका हुआ है, दूसरा एलिमेंट करप्शन है, तीसरा एलिमेंट है वो आपका किसी के पास कोई विजन ही नहीं है। आप मुझे ये बताएं, हर बंदे के पास जब उससे पूछा जाता है पाकिस्तान किस तरह बचाओगे, कहते ओवरसीज के पास उनसे पैसे ले आएंगे, उनको कान से पकड़ के यहां ले। हम ओवरसीज पाकिस्तानी कौन है? सबसे पहले तो हमारे अमीरुल मोमिनीन ने हमें तो छुट्टी दे दी है कि वो कहते हैं हमें तो सिर्फ डॉक्टरों के पैसे चाहिए। वो कहते हैं ये जो दूसरे शीदे हैं मेरे जैसे अनस्किल्ड लेबर की शक्ल में जो यहाँ पे आए हैं, वो कहते हैं हमने तो इनके पास तो पैसे आए ही नहीं। ठीक है, बड़ी मेहरबानी आपकी, डॉक्टरों से ले पैसे, और लेकिन डॉक्टर भी यहाँ पे क्या लेने हैं? अंब लैंड आए थे डॉक्टर, वो भी अपनी भुख कढ़न आए ने, ले पैसे उनसे, देते हैं तो ले लें उनसे। लेकिन वो फिर अच्छा, फिर देखें जरा, मैं आराम पर
हमारे अमीरुल मोमिनीन का प्लान ये है, हम पाकिस्तान के हालात ठीक करेंगे तो ओवरसीज पाकिस्तानी यहाँ की इन्वेस्टमेंट करेंगे। आपने 4 साल पाकिस्तान के हालात ठीक करने के लिए कुछ किया था? थाने और कचहरी को ठीक किया था? हमारे ओवरसीज पाकिस्तानियों के प्रॉपर्टी से कब्जे छुड़वाए थे आपने? आज आप कहते हैं कि आके पैसे लगाएंगे। हालात ठीक करने में कितना अरसा लगेगा पाकिस्तान के? ओवरसीज पाकिस्तानी तो यहाँ पे सड़क पे महफूज नहीं है। वो खातून वाला वाकया जो मोटरवे पे हुआ था वो भी तो ओवरसीज ही थी। मैं कहता हूँ शाजिया, आप एयरपोर्ट के बाहर की बात कर रहे हैं, एयरपोर्ट के अंदर हमारी बोलियां लगती हैं, मुलाजमीन लुटते हैं जिस तरीके से। मैंने बड़ी दफा देखे, एक दफा देखा, 36 साल गुजर गए। आप बाहर की बात करते हैं, पहला डाका तो अंदर लगता है एयरपोर्ट के हमारे, जब आप जाते हैं या उतरते हैं बाहर निकलते। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, जब किसी को पता चलता है 2 वारदातें करते हैं। जब इनको पता चलता है बाहर से आया बंदा, रिश्वत का रेट डबल कर देंगे। फिर और दूसरा काम क्या करेंगे? पता चल जाता है बाहर से आया, इसने महीना डेढ़ रहना है, हमें जानबूझ के गलत केसों में फंसाया जाता है। अदालतों की तारीखें जानबूझ के लंबी डाली जाती ताकि जलीलो ख्वार होकर रिश्वत दें हमें। आप क्या समझते हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो बच्चा पैदल चल के पाकिस्तान से पैदल चल के ग्रीस जाता है, पैदल चल के इटली पहुंचता है, वहां पहुंच के नाक में रोटियां डालना शुरू कर देता है। उसको पता नहीं होता कि मैं किस तरह जलील होके आया हूं। सबसे पहले पाकिस्तान ने मुझे रिजेक्ट किया। पाकिस्तान में अगर कुछ मेरे पास खाने पीने के लिए होता तो वो ये इस तरह पैदल चल के वहां जाते। ये आप वाकई आपने सही कहा, आपको डॉक्टरों की पैसों की जरूरत है, बिल्कुल आपने ठीक कहा, बिल्कुल उन्हीं के पास पैसे हैं। दूसरे हमारे जैसे लोग तो बड़ी मुश्किल से यहाँ पे गुजारा करते हैं। आपने एक दफा निकाला, कई दफा निकाला उस मुल्क से, हम महाजर होके फिरन लगे हैं। तुहाड़ियां लले तल्ले, तुहाड़ियां करप्शनां दी वजह तुसीं महाजर हो गए, इसमें कोई शक नहीं। कोई देश छोड़ता है अपनी जबान छोड़ता है? और हम यहाँ बैठे आज भी पाकिस्तान के गीत गा रहे हैं। मेरे जे बंदे इतने बह के डीसी च रोन चीकन लगे, आटे का थैला तुहाड़ा 3500 हो गया, चीका मेरियां निकल रही। सोची जाएगा। और उस 3500 रुपये पीछे बंदा मार रहा है। 27 बंदे शाजिया मर चुके हैं नीचे आके कदमों के। और उस आटे के पीछे 1 मिनट के लिए सोचे उनकी मौतें किस तरह हुई होगी। ठुडिया ना मारे तो 27 बंदे, ठुडिया ना। कितनी पेनफुल मौत होगी उन लोगों की जिनके ऊपर लोग चढ़े हैं। और किसके लिए चढ़े हैं? 3500 रुपये के थैले पीछे। कभी शर्म इन्हां नूं, कभी ठंडियां गड्डियां च V8 बह के भजांदे ने ते खाबे खांदे ने ते ठेके ते सड़कें बरी नहीं। अमीरुल मोमिनीन जांदी बरी दे के सन थब्बा पैसे सूबा सरादा वास्ते, डेवलपमेंट वास्ते, सारे खादे उन्होंने। एक एक दिन के एक कहते हैं बंदे के अंगूठे से उन्होंने, अब जो रिजल्ट सामने आ रही है कि किस तरह इन्होंने इतने बिलियन डॉलर चंद लोगों को बगैर सूद के कर्जा दे दिया था। एक बंदे के अंगूठे में कितने अरब रुपया किसी के निकल गया, अगले दिन रिपोर्टें सामने आ रही। कभी किसी ने कोशिश की है इसको एक्सप्लेन करे? कोई बताए इसका? कोई एक फर्दे वाहिद मुझे ये जवाब देता है। अगले दिन जो अपना ख्वाजा आसिफ ने असेंबली के अंदर खड़े होकर कहा था कि एक ब्यूरोक्रेट की बच्ची की शादी के ऊपर 1 अरब 25 करोड़ की सिर्फ सलामियां थी। कोई उसको किसी ने पूछा? किसी ने कोशिश की है? कौन है वो? किधर चला गया? कहते हैं उम्रा करने गया तो वहां से भाग के लंदन चला गया। वो जो अफसर था, उस्मान बुजदार दौर में सबसे बड़ा पंजाब का ताकतवर अफसर वही था। कभी किसी ने कोशिश की? अगले दिन कहते हैं जी फलां एक बहुत बड़े सियासतदान को पकड़ेंगे, लेकिन पकड़ेंगे ईद के बाद। वाह भाई वाह, वाह वाह वाह। देखें उसके ऊपर प्रूव हो चुकी है, कहते हैं प्रूव है उसके ऊपर सारा। FIA के पास सारी फाइलें मौजूद है। फाइलें तो बनाते रहते हैं लेकिन सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। कहते हैं चौधरी साहब को पकड़ेंगे लेकिन ईद के बाद। ये हमारी ईद को अच्छे से गुजार लेना अपनी फैमिली, अपनी दोस्तों के साथ, या फिर अगर बाहर भागना है तो बाहर भाग जाए। दुनिया का दूसरा मुल्क है जो मजहब की बेस पे क्रिएट हुआ है, जिसका नारा आज भी यही है, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये नारा है आज भी। हमारा ऑक्सफोर्ड का ग्रेजुएट गया नया पाकिस्तान का ख्वाब लेकर, मेरे जैसे बंदे उसके पीछे खड़े रहे। उसको भी जाके जरूरत पड़ गई, कहना मैं चूरन बेचना है अबल बिन मारूफ का। कहते तुसी जाओ, जिहाद है, जिहाद करेंगे हम जिहाद, और भुख के खिलाफ जिहाद कर लै, तालीम दे जहालत के खिलाफ जिहाद करो, खुदा दा नाम अगर बचना है। डिजिटल पाकिस्तान बनाओ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दी गल्लां करो, खुदा दा नाम जे बचना जो। छड्ड दिओ एडे बाहर दे लंदन वासी लोग हैं, छड्ड ये ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਖ नहीं ਛੱਡਣਗੇ। आप लंदन चल जाएंगे। साडी मैडम जा रही है, आखिरी अशरा मक्का में गुजारेंगे। हमारे मियाँ साहब लंदन से आ जाएंगे, वहां सारी फैमिली।
एयर कंडीशन कमरियां च बैठ के खजूरा खाण के कहते ने सी पाकिस्तान वास्ते दुआ मंगा। वाह वाह वाह। वो आटे के थैले साजिद दो, साहब आज आटा दो, बंदे मर गए। साजिद साहब खित्ते में चाइना और रशिया का जो बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस है उसके बारे में आपकी क्या राय है? देखें शाजिया, आपने, मैं खित्ते के लिहाज से सबसे पहले तो ये बताऊंगा कि डार साहब अमेरिका नहीं आ रहे, ये भी एक जी खबर। बिल्कुल, दौरा उन्होंने मुलतवी कर दिया अपना। भारत की जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो कल परसों की आ चुकी, वो अपनी मीटिंग से, ये उन्होंने आना था, लेकिन उन्होंने खुद भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने फरमाया ये मैं स्पेशल मीटिंग के लिए नहीं जा रहा था, यहाँ पे उनका सालाना स्प्रिंग मीटिंग शुरू होती है, उसके लिए जी मैंने जा नहीं जरूरत समझी। दूसरा, इस वक्त पाकिस्तान को पिछले दिनों में चाइना ने कुछ पैसे भी दिए हैं, और जी इस वक्त उनको और भी मजीद उम्मीद लगी है सऊदी अरेबिया और चाइना से कि हो सकता है कि और मजीद पैसे मिले, और अमरीका वो यहाँ आके अमरीका बहादुर को नाराज, मेरा मुझसे चाइना बहादुर को नाराज नहीं करना चाहता, मेरे ख्याल में उनका सिर्फ बजाय। लेकिन आपने कभी जिंदगी में शाजिया को ऐसा मुल्क देखा है जो 76 साल खैरात पे चल रहा हो, कोई इंडस्ट्री नहीं, कोई प्रोडक्ट नहीं, एग्रीकल्चर कंट्री सुना जाता था, आपने सारे वो भी प्लाट बना दिए हाउसिंग सोसाइटी। कभी आपने कोई ऐसा बंदा, कभी शख्स देखा है जिसका कारोबार ही कोई नहीं, सोर्स ऑफ इनकम ही कोई नहीं सिवाय खैरात के, और जहां से डॉलर पाउंड नजर आते हैं उधर ही चल पड़ते हैं सारे उधर पाकिस्तान एग्रीकल्चर मुल्क है और गंदम रशिया से आ रही है। यूएई में सहरा है लेकिन वहां पे गंदम उगाई जा रही है। अब शाजिया मैं बताना चाहता हूँ, बात कर रहा था रशिया और चाइना के इन्फ्लुएंस की। जी इस वक्त दुनिया के अंदर एक नए ब्लॉक बन चुके हैं, बन नहीं जा रहे, बन चुके हैं। अब मैं उसकी छोटी सी मिसाल लेता हूँ। एक तो मैंने पिछले दिनों एक ऐसे पढ़ा था कहीं से कि किस तरह एक सुपर पावर को तकरीबन 250 साल लगते हैं नीचे से ऊपर आने तक, फिर उसके बाद उसको खत्म होने, उसके 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 खत्म होने तक 250 साल का अरसा दरकार। मेरा ख्याल है वो अमेरिका के 250 साल पूरे होने वाले हैं, वो इस तरीके से कि जापान रशिया से तेल लेना शुरू कर दिया। मैक्रोन और यूरोपियन यूनियन के सदर दोनों इकट्ठे इस वक्त चाइना के दौरे में, जिनकी 1400 साल पुरानी दुश्मनी थी सऊदी अरब की और ईरानियों की, उन्होंने चाइना में बैठ के सुलह कर लिया। बिल्कुल ऐसा ही है। यमन ने सऊदी अरब से हालात ठीक कर, ये मैंने उधर की बात की। अब साउथ अमेरिका में आज है सबसे बड़ा मुल्क और सबसे बड़ी इकोनॉमी ब्राजील की। ब्राजील ने चाइना के साथ युआन में डील शुरू कर दी, युआन उनकी करेंसी। मलेशिया और चाइना मिलके एशियन मॉनेटरी फंड बना रहे हैं आईएमएफ को काउंटर करने। जिस दिन से अफगानिस्तान से 85 बिलियन का असला फेंक कर अपने 11 या 13 बच्चों की, फौजियों की, बच्चे थे 17-18, उनकी डेड बॉडियां कंधों पे उठा के जब भागे थे, सारे एलाइज जो थे सऊदीज, यूरोपियन, सारे उस दिन छोड़ गए। उस दिन से डॉलर तनजली का शिकार, एक मूवमेंट शुरू हो चुकी है दुनिया में जिसको कहते हैं डी डॉलराइजेशन। और उसकी जो उससे दर्दनाक बात है मेरे जैसे अमेरिकन के लिए, मैं वॉशिंगटन डीसी में बैठा हूं, इनके पास कोई काउंटर प्लान ही नहीं। ये चाहते ही नहीं कि हम चाइना को काउंटर करें, ये चाहते ही नहीं रशिया को काउंटर करें। इनकी प्रायोरिटीज ही और है। ये हकीकी तौर पर, ज़हनी तौर पर अमेरिका अपनी डिफीट एक्सेप्ट कर चुका है। अब उसका क्या, उसका सबसे बड़ी एक और मैं आखिरी आपको बात बताना चाहूंगा। परसों से रशिया का सबसे बड़ा जो कैरियर शिप है, वॉरशिप है, वो हिस्ट्री में पहली दफा जद्दा सी पोर्ट के ऊपर इस वक्त वो लैंड डाक है। सऊदी अरेबिया हाथ से निकलना इस तरह ही है जिस तरह पूरा मिडल ईस्ट हाथ से निकला, और वाशिंगटन डीसी का कोई काउंटर प्लान नहीं है। उनके कहते ना मथे ते वाटी कोई नहीं, मथे ते वाटी कोई, कि दुनिया सारी हथों निकल गई। और मैं हमेशा दो चीजें शाजिया कहता हूं, आखिरी पॉइंट, जी जी, मैं अमेरिकनों को यहां कहता था कि जिस दिन दुनिया तेल की ट्रेड शुरू करेगी किसी और करेंसी में, और जिस दिन दुनिया के मुल्क अपने जो नेशनल रिजर्व्स हैं वो डॉलर्स को छोड़ के किसी और चीज में रखेंगे, उसके बाद अमेरिकन बच्चे बीजिंग में उबर चलाते नजर आएंगे। अमेरिकन आपको डोर डैश और पिज्जा डिलीवर करते आएंगे नजर शिकाई के अंदर, और ये बिल्कुल ये लिखा जा चुका है।
उसकी वजह ये है, दूसरा सपोर्टिंग आर्गुमेंट ये है, मैं जब भी हार्वर्ड, प्रिंसटन, येल गया हूं, मुझे वहां पे इंडियन और चाइनीज बच्चे नजर आए, अमेरिकन नजर नहीं आए। अमेरिकन क्या कर रहे हैं? वो नशा कर रहे हैं, वो वीड पी रहे हैं और प्रमोट किया जा रहा है, पुलिस खत्म की जा रही है, बॉर्डर खत्म कर दी है, ड्रग्स खुलियां आ रही है, और यही ये चाहते हैं, बल्कि ड्रग्स को लीगल किया जा रहा है। ना सिर्फ वो marijuana एक पीते हैं यहाँ पे, लेकिन अब तो जो दूसरी खतरनाक ड्रग्स हैं उनको भी लीगलाइज किया जा रहा है, कहते सारे पियो खुल। जब आप इंटेलेक्ट अपना आउटसोर्स कर ले, 300 यहाँ पे 30 बड़ी कंपनियां इस वक्त यहाँ पे फॉर्च्यून 500 है, जिनके सीईओ जो है भारतीय निजात, इनकी अपनी सोचें खत्म हो चुकी। अमेरिका की तरक्की का सीक्रेट इनोवेशन। ज्यादातर जीव साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अमेरिका की तरक्की का बायस बने, थले छाड़ पूरा सा। और इस वक्त हालात ये हैं, मैं उनका इन्फ्लुएंस मैंने आपको बता दिया है कि चाइना एंड रशिया, उनका अलायंस, अगले दिन डोनाल्ड ट्रंप साहब ने तकरीर में अपना फरमाया कि अगर मैं प्रेसिडेंट होता तो चाइना और रशिया को कभी इकट्ठा ना होने देता, लेकिन अब वो ना प्रेसिडेंट है, पता नहीं आगे दोबारा बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे। लेकिन इस वक्त चाइना और रशिया क्यों खिचड़ी हो गया, दे आर टुगेदर अगेंस्ट अमेरिका, और अमेरिका के पास कोई काउंटर प्लान नहीं है, क्योंकि इनकी प्रायोरिटीज ही नहीं। ओबामा साहब की 3rd टर्म इस वक्त चल रही है, और उनकी प्रेसिडेंसी को अमेरिकन हिस्ट्री में वीकेस्ट प्रेसिडेंसी समझा जाता था, और वाकई है। उनको चाइना ने और रशिया ने, पुतिन साहब ने बड़ी मेहनत के साथ कैलकुलेट कर लिया था कि ये बच्चे जाने वाले नहीं, ये लड़ने वाले नहीं। उन्होंने सीरिया में देख लिया था, उन्होंने लीबिया में देख लिया था, इराक में देख लिया, अफगानिस्तान आखिरी स्टेप था जब ये कंधों पे अपने बच्चों की डेड बॉडियां उठाकर भागे। तो अब इस वक्त अगर देखा जाए तो चाइना एक राइजिंग, एक मैं छोटी सी बात आपको अपनी एक और पेश कोई पाकिस्तान के हवाले से करना चाहूंगा कि ईरान और सऊदी अरेबिया के जो रिलेशनशिप ठीक हो रहे हैं, उसमें पाकिस्तान के लिए क्या हकायक है, उसके लिए मैं तो वो बताना चाहूंगा। पहले आपका बॉर्डर ईरान के साथ मिलता था, सऊदी अरेबिया आपकी वैल्यू करता था उस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। आपके अमीरुल मोमिनीन साहब ने भी कहा था हम आपकी सालसी कराएंगे, खुद तो नहीं, शहबाज शरीफ साहब के बैठना नहीं पसंद करते। आपकी शहबाज शरीफ के साथ दुश्मनी है तो सऊदी अरेबिया और ईरान की सुलह करा रहे थे, अब वो चैप्टर भी बंद हो गया। दूसरा नुकसान क्या हुआ है कि ग्वादर की कोर्ट, चाइना उसको उस पर बड़ा रिलाय करता था, और उधर से ईरान की कोर्ट एक चाह बहार थी भारत के पास। अब इस वक्त अगर देखा जाए तो चाइना के अंदर ये डील हुई है, और चाइना भी ईरान के साथ अपने एग्रीमेंट ठीक कर रहा है, तो उनके पास ईरान की पोर्टें भी अवेलेबल है। तो ये दोनों साइड से, सऊदी अरेबिया भी आपको अब उस नजर से नहीं देखा है जो पहली नजर से देखता था, और चाइना के पास भी अब ऑप्शन ईरान का हो चुका है। तो ये पाकिस्तान के लिए ये नुकसान थे। अब ये देखें, अगर पाकिस्तान के पास तो पहले भी कुछ नहीं है, नुकसान और नुकसान ही है। पाकिस्तान तो डॉलर और पाउंड बेस्ड पॉलिसी है, जो मुल्क दे देगा हम उसके पीछे पीछे चलते हैं। क्योंकि मैंने वाहिद दुनिया का मुल्क देखा है 76 साल से खैरात पे चल रहा है। बल्कि मैं किसी दिन अब सोच रहा हूँ किसी दिन प्रोग्राम आपके साथ करूंगा कि पाकिस्तान ने अमेरिका से सबसे पहले कब पैसे मांगे थे। बिल्कुल, हमें ये प्रोग्राम करना चाहिए कि कितनी मर्तबा पाकिस्तान जो है वो 1947 पहली दफा $2 बिलियन मांगे थे, इन्होंने पूरे नहीं दिए थे, कुछ थोड़े से पैसे दिए थे। मैं पूरी हिस्ट्री आपके सामने रखना चाहूंगा, और मांगे क्यों गए थे मैं वो भी बता दूं। उस वक्त भी इन्होंने डिफेंस का बहाना करके 1947 में मांगे थे पैसे कि हमें सब ज्यादा हमारा जो मिलिट्री इक्विपमेंट है वो इंडियन आर्मी को दे दिया गया है, हमें डिफेंस के लिए पैसे दिए थे। ये मैं किसी दिन आपके सामने ये सारी चीजें रखूंगा कि हमारे साथ जुल्म और ज्यादतियां 1947 से शुरू हो चुकी थी। हमारे बुनियादों के अंदर ही कर्जे मांगना, इमदाद मांगना, हमें पैदा ही एज ए भिखारी किया गया था। अफसोस के साथ हम पैदाइशी तौर पर 1947 में बर्थ हुई पाकिस्तान की, लेकिन 1947 में ही इन्होंने अमेरिका से पैसों की रिक्वेस्ट कर दी थी। दिस इज हाउ अमेरिकन सी यू, एज ए भिखारी, एज अ नॉन मैनेजेबल, डीलें बनाने वाले, चीजें बेचने वाले, इस तरह की चीजें। ये दिस इज व्हाट यू इन अमेरिका, और दुनिया के ज्यादातर कैपिटल है उनमें आपको इसी तरह देखा जाता है। साजिद साहब, ट्रंप अरेस्ट केस के हवाले से आप क्या अपडेट्स देना चाहेंगे? काफ़ी वहाँ पे हॉट टॉपिक है इस वक्त ट्रंप का, तो वो आगे क्या आपको नज़र आ रहा है उसमें? शाजिया, मैं ब्रीफली बताना चाहूंगा, पहले हमारा प्रोग्राम हो गया। उसमें यह था कि शाजिया, ट्रंप के बारे में पाकिस्तान में बहुत रूमर्स उड़ाई गई थी कि डोनाल्ड ट्रंप साहब अरेस्ट हो चुके हैं।
बड़ी मैं उस दिन देखता रहा हूँ पाकिस्तान के चैनल, भारत के कुछ चैनल भी यही कर दे। वो अरेस्ट हुए थे, अरेस्ट अलामती अरेस्ट थी, उन्होंने सरेंडर किया था पुलिस और कोर्ट के सामने। वो थी अरेस्ट नहीं समझा जाए, लेकिन अलामती अरेस्ट। उन्हें हथकड़ियां, डील का हिस्सा था, उन्हें हथकड़ियां नहीं लगाई गई। उनका वो एक यहाँ पे एक लीगल एक पूरा उसको कहते हैं कि प्रेप वॉक है, उसमें कैमरे नहीं अलाउ किए गए। उनका एक मग शॉट होता है जो वो सामने खड़े करके पुलिस वाले लेते हैं टू ह्यूमिलिएट सम पीपल, और उसको बाद में कई दफा प्रेस में भी निकल आता है इनकी डील थी कि वो नहीं किया जाएगा। और वो पेश हुए कोर्ट के अंदर और 30-40 मिनट उनकी प्रोसीडिंग चली और उसके बाद वो निकले और वो अपने फ्लोरिडा चले गए। बल्कि मैं समझता हूँ सियासी मकासद के लिए उन्होंने बड़ा अच्छा किया, अपने जहाज में आए, वो उनको जहाज कैमरों पे दिखाते रहे सारा दिन। हर बड़े चैनल ने फ्री ऑफ कास्ट उनको एयर टाइम मिला। डोनाल्ड ट्रंप साहब पहले भी इस तरह करते थे कि अब वो लाइम लाइट में रहना पसंद करते हैं, फ्री मीडिया टाइम वो एंजॉय करते हैं, वो किया उन्होंने। अब जो केस था उनके ऊपर ये था कि एक तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जो एल्वन ब्रैग वहां पे डिस्ट्रिक्ट अटर्नी है, वो ये उसको कहा जाता है कि उन्होंने सियासी तौर पे इनके पीछे गए। वो इस तरीके से यहाँ अमेरिका के अंदर डिस्ट्रिक्ट अटर्नी जो होता है वो इलेक्टेड पोजीशन होती है, इलेक्शन लड़के आता है। तो उन्होंने अपने इलेक्शन में लोगों से वादा किया था कि अगर मैं इलेक्शन जीत गया तो आई विल गेट डोनाल्ड ट्रंप। तो वो दैट मेक्स इट अ पॉलिटिकल मैटर। फिर उसके बाद जो एक जज, जो टफ तरीन जज है, जिनको उनकी डोनाल्ड ट्रंप साहब के केस सुनने के लिए हैंड पिक किया गया अकॉर्डिंग टू डोनाल्ड ट्रंप, वो पहले डोनाल्ड ट्रंप फैमिली को भी सजाएं दे चुके हैं और उनके अकाउंटेंट एक वो बड़े अच्छे उनके कुलीग थे डोनाल्ड ट्रंप साहब के फर्म के अकाउंटेंट भी थे, उनको भी सजा दे चुके हैं। तो एक ऐसा एक पर्सोना क्रिएट किया गया कि ये वाकई ही ये सियासी इंतकाम की एक अलामत थी। डोनाल्ड ट्रंप साहब उस पर कैपिटलाइज कर रहे हैं, उस पर फ्री एयर टाइम ले रहे हैं। और दूसरा, उनकी कैंपेन ने 3-4 दिनों के अंदर $11 मिलियन चंदा भी इकट्ठा किया, सिर्फ इसलिए कि वो डोनाल्ड ट्रंप साहब एक विक्टिम नजर आ रहे हैं। तो विक्टिम सिंपथीज भी उनके साथ और विक्टिम वोट भी लेंगे। तो दरअसल इस वक्त बजाय कि अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन अपना डैमेज कंट्रोल करे, चाइना के पीछे जाए, रशिया के पीछे जाए, वो इस वक्त रिपब्लिकन जो वोटर्स हैं उनके पीछे हैं, डोनाल्ड ट्रंप के पीछे हैं। यहाँ पे एक सुप्रीम कोर्ट के जज हैं थॉमस क्लेरेंस, कंजर्वेटिव है, आज उनके पीछे हैं। तो ये जब कौमों में खराबियां होती हैं तो वो उनको इंटरनल थ्रेट्स होती हैं, बाहर से कुछ नहीं होता, कोई बिगाड़ नहीं सकता उनका। बिल्कुल वही हालात हो रहे हैं कि आज अमेरिका इस अपने अंदरूनी इंतशार का शिकार है। बहुत शुक्रिया साजिद साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहते हैं। नाज़रीन अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे और साजिद साहब को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान से